आज का यह पावन दिवस रंगों की महिमा और उत्साह से भरा हुआ है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में प्रेम, सद्भावना और नई ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जैसे रंग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, वैसे ही हमें भी आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम और एकता के रंगों में रंग जाना चाहिए। जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हर परिस्थिति को सकारात्मकता और आनंद के रंगों से भर देना चाहिए। तो आइए इस होली अपने जीवन को भी खुशियों और उमंगों के नए रंगों से सराबोर करें। गांव में चारों ओर होली की तैयारियां चल रही थीं। लोग अपने घरों को साफ कर रहे थे। बाजार गुलाल, मिठाई और पिचकारियों से सजा हुआ था। बच्चे गलियों में होली के गीत गाते हुए घूम रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक ऐसा घर था जहां न तो रंग थे और न ही खुशी। कमला अपने बेटे राजू के साथ घर के एक कोने में बैठी थी। उसके पति रमेश की 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तब से कमला जमींदार के घर में खाना बनाती थी। मां, इस बार हम होली मनाएंगे। मैं भी रंग लगाना चाहता हूं और मिठाई खाना चाहता हूं। बेटा, होली सबके लिए है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर हम इस बार थोड़ी और मेहनत करेंगे तो हम अगले साल बहुत धूमधाम से होली मनाएंगे। ठीक है, लेकिन मां, आपने पिछली बार भी यही कहा था और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होते? कमला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वह राजू से कहती है, बेटा, अब तुम स्कूल जाओ। मैं मालकिन से पैसे के बारे में बात करूंगी। कमला का बेटा राजू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कमला उसे स्कूल भेजती है और खाना बनाने के लिए जमींदार के घर जाती है। खाना बनाते समय वह सोचती है, अभी मैंने अपनी मालकिन से 10 दिन पहले पैसे मांगे थे। यदि मैं अब मांगूंगी तो मेरी मालकिन शायद गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन मुझे राजू के लिए रंग और एक पिचकारी खरीदनी थी। मैं एक बार बताने की कोशिश करूंगी, शायद वह मुझे पैसे दे दें। फिर किसी तरह कमला हिम्मत जुटाती है और अपनी मालकिन से कहती है कि होली का त्योहार आ रहा है। राजू रंग और एक पिचकारी के लिए जिद कर रहा है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं उसके लिए रंग और एक पिचकारी खरीद दूंगी। तो तुम्हें पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें 10 दिन पहले पैसे दिए थे और फिर तुम पैसे मांगने आ गई हो। सबसे पहले तुम काम पर देर से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे तुमने इसे कमाया हो। मुझे पैसे मांगने में शर्म क्यों आनी चाहिए? मालकिन, मैं अपने काम की मजदूरी मांग रही हूं। मालकिन, आप अगले महीने मेरी तनख्वाह से पैसे काट सकती है, लेकिन अभी दे दीजिए क्योंकि होली आ रही है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पा रही हूं। मैं होली पर कुछ भी नहीं खरीद पा रही हूं। तो क्या मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है? देखो कमला, मैं तुम्हारे साथ इतना बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें समय पर पैसे मिल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम यहां काम करना चाहती हो तो करो, नहीं तो तुम जा सकती हो। यहां तुम्हारे जैसे कई हैं। मालकिन का पति भी यही है। मोहन आता है और पूछता है कि तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो। देखो एक दूसरे को। पहले तो तुम काम के लिए देर से आती हो और फिर महीने से पहले पैसे मांगने लगती हो। मैं इससे तंग आ गया हूं। मैंने पहले ही तुम्हें नौकरानियों को ज्यादा महत्व न देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। कमला, एक नौकरानी होने के नाते तुम मालकिन से बहस करती हो। मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। होली का समय है और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैसे मांग रही थी। अपने लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए। मालिक, उस बच्चे पर दया कीजिए जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद आज तक होली नहीं खेली है। होली के समय मुझे काम से मत निकालिए। मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा तो होली पर मेरे घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। यहां से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। कमला की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार नहीं माना और कमला को काम से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से कमला घर की ओर चल पड़ी। वह इतनी परेशान थी कि चलते चलते जंगल के रास्ते पर चली गई। फिर बहुत दुखी मन से वह जंगल में ही बैठ गई। तभी एक साधु बाबा उस जंगल से गुजर रहे थे और कमला को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, बेटी, आजकल समय बहुत खराब है। तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं बाबा, होली का त्योहार आ रहा है और आपको पता ही होगा कि बच्चे होली में खूब मस्ती करते हैं। लेकिन शायद मेरे बच्चे की किस्मत में मस्ती नहीं लिखी है। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं तो चीजें और भी बदतर हो जाती हैं।
मैं जमींदार के घर में खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन अब जमींदार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखो बेटी, दुखी मत हो, अभी भी होली के लिए 4 दिन बचे हैं। तुम दूसरे लोगों के घरों में काम करती हो, इससे बेहतर है कि तुम अपना खुद का कोई व्यवसाय करो। जैसे कि अभी होली का समय है, इसीलिए रंग और पिचकारी, गुलाल, ये सब अब ज्यादा बिकेंगे। तुम इसका व्यवसाय क्यों नहीं करती हो? लेकिन बाबा, यह सब व्यवसाय करने के लिए पैसे होना जरूरी है और मैं अभी भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रही हूं। मैं व्यवसाय कैसे कर सकती हूं? तुम कहीं से पैसे उधार लो, लेकिन तुम अपना व्यवसाय करो और अपनी खुद की मालिक बनो। बाबा, अगर व्यवसाय नहीं चला तो मैं उधार लिए हुए पैसे कहां से चुकाऊंगी? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती। मेरा एक बच्चा है, इस स्थिति में हम भूख से मर जाएंगे। तुम पागल लड़की हो, हमें हर कदम पर जोखिम लेना पड़ता है। क्या तुम यहां खड़ी हो तो यह कोई जोखिम नहीं है? जो जोखिम लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। और हां, तुम देशी नुस्खे से ही रंग और गुलाल बनाओ और बेचो। अगर तुम्हारा व्यवसाय नहीं चलता है तो तुम आकर इस जगह पर हमसे मिलो। ये सब कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर कमला उम्मीद के साथ घर लौटती है और गांव के ठाकुर से पैसे लेने जाती है, जो गांव वालों को व्यवसाय के लिए पैसे उधार दिया करते थे। ठाकुर साहब, हमें पैसे की जरूरत है, मैं भी अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती हूँ। अरे, तुम एक औरत होकर क्या व्यवसाय करोगी? घर पर खाना बनाने और बर्तन धोने का काम ही तुम्हारे लिए ठीक है। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूं, इसलिए मैं व्यवसाय करना चाहती हूं। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है, तब तक तुम अपने घर के कागज लाओ और मुझे सौंप दो। यदि तुम ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हो तो यह घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर से यह सुनकर कमला का मन डगमगाता है। फिर उसे साधु बाबा के शब्द याद आते हैं। अरे पागल लड़की, हर कदम पर जोखिम लेना पड़ता है। क्या तुम यहां खड़ी हो? क्या यह कोई जोखिम नहीं है? जो जोखिम लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कागज लाऊंगी और आपको दे दूंगी। फिर कमला ठाकुर से 10 रुपये उधार लेती है और रंग गुलाल बनाने की सामग्री लेकर घर आ जाती है। वह अपने घरेलू नुस्खों से रंग गुलाल बनाती है। अगली सुबह वह रंग गुलाल और पिचकारी अपनी गाड़ी पर लेकर गांव के लिए निकलती है। आओ भाई, आओ बहन, ये कोई बाजार का रंग नहीं है। ये मेरे अपने हाथों से बनाया गया प्यार भरा गुलाल है। कोई केमिकल नहीं, कोई जलन नहीं, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस तरह कमला पूरे गांव में रंग गुलाल और पिचकारी बेचने लगी, लेकिन कोई भी उसके रंग खरीदने को तैयार नहीं था। लोग उसकी दुकान के पास से गुजर जाते थे और वह निराशा में अपने रंगों को देखती रहती थी। इस गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति कई सालों से रंग बेच रहा था। हर कोई रामलाल के रंग खरीद रहा था। अपने चमकीले रंगों के कारण गांव वालों को वे बहुत पसंद थे। इसी बीच एक गरीब व्यक्ति रामलाल के पास आया और थोड़ा सा रंग मांगा। रामलाल गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है। कमला को बच्चे को देखकर अपने बेटे की याद आती है। वह बच्चे के पास जाती है और उसे कुछ रंग और गुलाल देती है। वह बच्चे से उसके घर का पता पूछती है। फिर बच्चा बताता है कि वह अनाथ है। कमला को यह सुनकर उस पर दया आती है और वह बच्चे को अपने घर आने के लिए कहती है। रवि उसके घर जाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे सोने के लिए एक घर और खेलने के लिए एक दोस्त मिल गया। अब कमला की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। कमला चिंता में अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी वह साधु बाबा वहां आते हैं, जिन्होंने कमला को व्यवसाय करने के लिए कहा था। क्या हुआ बेटी, क्या कोई तुम्हारा रंग नहीं खरीद रहा है? नहीं बाबा, मेरे गुलाल रंग में चमक नहीं है, क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है और गांव के रामनलाल के रंग और गुलाल में बहुत चमक है, इसलिए लोगों ने उसकी दुकानों पर भीड़ लगा दी है। चिंता मत करो बेटी, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम एक अनाथ बच्चे को अपने घर ले आई हो। तुम्हारा दिल कोमल है और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं बेटी, इसे ले लो। इसमें जादुई रंग है। जब तुम इसे अपने रंगों में मिलाओगी तो तुम्हारे रंग अलग और विशेष हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये रंग केवल प्यार और सच्चाई के लिए बने हैं।
अगर इन्हें लालच या बुरे इरादों से इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपना प्रभाव खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कमला बाबा को प्रणाम करती है और उस डिब्बे को अपने पास रख लेती है। फिर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। फिर रात हो जाती है। वह उस डिब्बे के पाउडर को अपने रंगों में मिलाती है और सो जाती है। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचती है तो एक चमत्कार होता है। उसके रंगों में एक अलग चमक होती है। वे न केवल सुंदर दिख रहे थे बल्कि उनसे एक हल्की सुगंध भी आ रही थी। जैसे ही पहले ग्राहक ने रंग खरीदा और उसे अपने चेहरे पर लगाया तो वह खुशी से चिल्लाया, ओह, यह रंग ठंडक दे रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है बहन। मुझे 10 बक्से रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। ये सुनकर रामलाल की दुकान के पास खड़े ग्राहक कमला के पास आते हैं और कमला का गुलाल उठाते हैं और उसे देखते हैं। तब कमला कहती है, भाई साहब, मैंने ये गुलाल रंग घर पर बनाया है। इसमें कोई केमिकल नहीं है आपके बच्चों के लिए। आप भी इसे लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो यह बात है, मुझे भी 10 केन रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। इस तरह कमला के सभी रंग बिक गए और कमला ने अच्छी कमाई की। कमला घर जाती है और रंग और गुलाल बनाती है और उसे गांव के बाजार में लाती है। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी और गांव के लोग कमला की दुकान पर उमड़ पड़े। हर कोई उसके रंग खरीदना चाहता था। जो लोग पहले रामलाल के रंग खरीद रहे थे वे भी अब कमला के रंगों की ओर आकर्षित हो रहे थे। यह सब देख रहा रामलाल अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया। अरे भोलू, यह क्या नाटक है? इस गरीब औरत के इतने रंग अचानक कैसे बिक रहे हैं? हाँ रामनलाल भैया, मैं आपको बताना भूल गया। जब मैं घर से दुकान पर आ रहा था तो एक साधु बाबा उसके घर के पास उसे कुछ डिब्बे दे रहे थे और कह रहे थे कि इसे रंगों में मिला दो। क्या यह जादुई रंग था? तो यह बात है, तो अब हमें भी ऐसा ही करना होगा। जाओ और उस साधु को ढूंढो। रामलाल ने अपने नौकर भोलू को बुलाया। भोलू उन्हें उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेजता है। वह पूरे दिन गांव में साधु बाबा को खोजता रहा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। थका हारा वह वापस आ गया। रामनलाल भैया, वह बाबा हवा में गायब हो गए। वह उन्हें पूरे गांव में कहीं नहीं ढूंढ सका। तो अब हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। अगर हमें साधु नहीं मिल सकता तो हम कमला के रंगों में मिलावट कर सकते हैं। फिर रामलाल रात होने का इंतजार करता है और चुपके से कमला की झोपड़ी में जाने की योजना बनाता है। उसका इरादा कमला के रंगों में लाल मिर्च पाउडर मिलाने का था ताकि लोग उसके रंग खरीदना बंद कर दें। रात में जब तीनों सो रहे थे तो रामलाल अपने एक दोस्त हरिया के साथ चुपके से कमला की झोपड़ी में पहुंचा। फिर रामलाल ने अपने दोस्त हरिया से कहा, देखो हरिया, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। तुम अंदर जाओ और इस लाल मिर्च पाउडर को उसके रंगों में मिला दो। जैसे ही हरिया झोपड़ी में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलने लगती है। उसकी आंखों में धूल उड़ने लगती है और एक अजीब आवाज आती है, जो भी बुरा करेगा वह खुद ही धूल में मिल जाएगा। हरिया डर के मारे भाग जाता है। रामनलाल भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें यह करना चाहिए। कुछ बुरा हो सकता है। तुम कायर हो? अगर तुम डरते हो तो मैं खुद करूंगा। फिर रामनलाल घर के अंदर गया और जैसे ही उसने रंगों का डिब्बा पकड़ा, अचानक तेज हवा चलने लगी। रंगों का डिब्बा पकड़ते समय बहुत तेज हवा चल रही है। अगर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगा तो लाल मिर्च पाउडर मेरी आंखों में उड़ जाएगा। मुझे एक काम करने दो, मैं सारे रंग चुरा कर ले जाऊंगा। फिर मैं इस रंग को कल बेचूंगा। फिर भी किसी तरह रामलाल ने रंगों के डिब्बे को अपनी दुकान में रख दिया। अगले दिन कमला ने देखा कि उसके रंग घर से गायब थे। उसने अपने घरों में इधर उधर खोजा लेकिन उसके रंग कहीं नहीं दिखे। वह समझ गई कि किसी ने उसके रंग चुरा लिए हैं। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। आज होली थी। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में खुशी की बाढ़ थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। लोग ढोल की थाप पर नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की खुशी झलक रही थी। लेकिन कमला के घर में रंग नहीं थे। न रंग थे न खुशी। कोई मजा नहीं था। राजू और रवि घर के कोने में उदास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। कमला एक खाली प्लेट के सामने बैठी थी। वहां कोई मिठाई या कोई व्यंजन नहीं था। फिर राजू धीरे से कहता है, मां, हम होली नहीं खेलेंगे। कमला अपने आंसू पोंछती है लेकिन बोल नहीं पाती।
उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी। रामलाल की दुकान पर भीड़ थी। तभी एक व्यक्ति रामलाल से कहता है, अरे रामलाल, ये ठीक वैसे ही चमक रहा है जैसे कल कमला के रंग चमक रहे थे। हाँ भाई, ये संभव है। अब मैं देखूंगा कि कमला कैसे रंग बेचती है। मैंने उसकी होली के बारे में सुना है और मेरी दुकान पर भीड़ देखो। कमला गांव के लिए रवाना होती है। वह देखती है कि रामलाल की दुकान पर रंग खरीदने के लिए लोगों की भीड़ है। तभी गांव की एक चाची कमला के पास आती है और कहती है, बेटी, रामनलाल के पास बिल्कुल तुम्हारे जैसे रंग हैं। वे तुम्हारे जैसे चमकदार और खुशबूदार हैं। मुझे नहीं पता कि रामलाल इस बार तुम्हारे जैसे रंग कहां से लाया है। चाची, मेरे रंग कल रात मेरे घर से चोरी हो गए थे। इस बार मैंने अपने बच्चों के लिए होली पर इतने सारे सपने देखे थे। कमला, क्या उस रामनलाल ने तुम्हारे रंग चुराए थे? क्योंकि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। चाची, मुझे भी लगता है कि रामनलाल ने मेरे रंग चुराए हैं, क्योंकि कल तक रामनलाल की दुकान पर रंग खरीदने के लिए लोगों की कोई भीड़ नहीं थी और जैसे ही सुबह हुई उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। वे आपस में बात कर रहे थे। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी कमला से कहता है, अरे कमला, तुमने आज अपनी गाड़ी नहीं लगाई। देखो, रामलाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे चमकीले और खुशबूदार रंग और गुलाल लाया है। तब कमला सोचती है कि अब यह पुष्टि हो गई है कि रामलाल ने मेरे रंग चुरा लिए हैं। मुझे इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। फिर कमला गांव के मुखिया के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। फिर मुखिया रामनलाल को बुलाता है और जैसे ही रामलाल आता है वह समझ जाता है कि कमला को मुझ पर शक होने लगा है। फिर घबराकर वह कहता है, मुखिया जी, मैंने कमला का कोई रंग नहीं चुराया है। अरे रामनलाल, तुम्हें किसने बताया कि तुमने कमला का रंग चुराया है? मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही। इसका मतलब है कि तुमने कमला का रंग चुराया है। रामलाल अपनी चोरी स्वीकार करने में हिचकिचाने लगा। फिर मुखिया ने कहा, उसने कमला से कहा, कमला, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ। हाँ मुखिया जी, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अपने बनाए रंगों में एक विशेष पहचान छिपाई थी। मैंने हल्दी के पानी में कुछ विशेष पत्तियां मिलाई थीं, जिससे रंगों में हल्की सुगंध आती थी। अगर रामलाल के पास भी वही रंग है तो उनमें से भी वही सुगंध आएगी। रामनलाल, जो कुछ भी रंग तुम्हारे पास है उसे हमारे सामने लाओ। रामलाल अब डर गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने घर से रंगों का एक बंडल लाया और उसे अपने सामने रख दिया। मुखिया जी ने उसमें पानी की एक बूंद डाली और उसे अपने हाथों से सूंघा। फिर उसने गांव के एक बूढ़े आदमी को भी सूंघने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, हाँ, यह हल्दी की सुगंध है और वे विशेष पत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल केवल कमला करती थी। रामनलाल, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला है। तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि आज तुमने जो कुछ भी कमाया है उसे लाओ और कमला को दे दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से कमला को नुकसान हुआ है। रामलाल के आज के पैसे सब कमला को जाएंगे। वह उसे लाता है और कमला पैसे लेती है और राजू और रवि के लिए मिठाई, होली के कपड़े, रंग और एक पिचकारी खरीदने बाजार जाती है। फिर वे सभी खुशी से होली मनाते हैं। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।